सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वजीर आला केपी गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ कुछ बातें एक टीवी इंटरव्यू में की हैं कि वो अपनी वालिद की मुखबरी के पैसे लेते थे, और इस हवाले से पुरानी एक किताब का, मौलाना कौसर नियाज़ी की किताब का हवाला दिया है। उन्होंने ये बात क्यों की है? इस वक्त तो देखें, इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 साल से इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बार-बार तहरीक इंसाफ वाले मौलाना फजलुर रहमान के घर के चक्कर काट रहे हैं। बार-बार मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं। उनको इमाम माना जा रहा है। ऐसे में गंडापुर ये बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ आज तक अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान का कोई इत्तेहाद नहीं बन सका, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट गंडापुर है। गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबी हलका एक है। दोनों डेरा इस्माइल खां की एक ही सीट से इलेक्शन लड़ते हैं और एक दूसरे के राइवल्स हैं, एक दूसरे के मुकाबले पे इलेक्शन लड़ते हैं। अब गंडापुर ये समझते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान मजबूत होंगे और मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुफाहमत होगी, तो उनकी सियासी कुर्बानी हो सकती है। उनसे कोई एक सीट छीनी जा सकती है। ये हो सकता है कि वो एमएनए की सीट मौलाना फजलुर रहमान को दे दी जाए और एमपीए की सीट वो रख लें, तो कोई एडजस्टमेंट भी हो सकती है आगे जाके। फिर ये भी मुमकिन है कि जो डेरा इस्माइल खां का वोटर है, वो कहे कि जब पीटीआई वाले मौलाना फजलुर रहमान के साथ चल रहे हैं, तो हम भी मौलाना फजलुर रहमान को वोट डाल देते हैं। लेकिन अब पीटीआई के वोटर को तो मौलाना फजलुर रहमान से नफरत पर वोट पैदा की गई थी। अगर पीटीआई के वोटर में मौलाना फजलुर रहमान के लिए नफरत खत्म हो जाती है, तो फिर क्या हो? फिर ये भी हो सकता है कि पीटीआई का वोटर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख ले और उनको एक अल्टरनेट चॉइस देख ले, और गंडापुर समझते हैं कि ऐसी सूरत में उनका इंतखाबी हल्का उनके हाथ से निकल सकता है। तो ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये एक इंतखाबी हल्के की लड़ाई है, जिसने पूरी तहरीक इंसाफ की सियासत को जमूद का शिकार किया हुआ है। ये समझना पड़ेगा कि गंडापुर और फजलुर रहमान के इख्तलाफात की वजह से आज तक ये ऑपोजिशन का इत्तेहाद नहीं बन सका। गंडापुर और फजलुर रहमान के इत्तेहाद की वजह से ही आज तक केपी में जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे नहीं हो सके। लेकिन हम सब ये सवाल करते हैं कि पीटीआई मरकज में इत्तेहाद के लिए मौलाना फजलुर रहमान के घर के चक्कर काटती है, तो केपी में मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शामिल होने की दावत क्यों नहीं देती? वहां मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन में क्यों बैठे हैं? अगर ऑपोजिशन का कोई इत्तेहाद बनना है तो केपी से बनना है, ताकि वहां पर तो मौलाना पहले हुकूमती इत्तेहाद बेंचों पे आकर बैठे, फिर यहाँ पर पीटीआई के साथ बैठ जाएंगे, उनका एक स्टेक पैदा हो जाएगा। ये तो पीटीआई की कोई सियासत नहीं है कि अब वो ये सोचे कि मौलाना केपी में तो पीटीआई की ऑपोजिशन करेंगे और मरकज में पीटीआई का इत्तेहाद करेंगे। ये कौन सी सियासत है जो पीटीआई मौलाना को समझा रही है? तो मेरे ख्याल में गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान की जो राइवलरी है, वो पीटीआई और फजलुर रहमान के इत्तेहाद में सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन इसको देखने का एक और एंगल भी है। एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती कि पीटीआई और फजलुर रहमान का इत्तेहाद हो। वो चाहते हैं कि पीटीआई और फजलुर रहमान के दरमियान फासले बरकरार रहें, ऑपोजिशन डिवाइडेड रहे, हुकूमत भी यही चाहती है। अब जब गंडापुर ने ये बयान दिया है, तो उन्होंने किसका मकसद पूरा किया है? क्या उनके बयान से पीटीआई को फायदा हुआ है? नहीं, उनके बयान से हुकूमत को फायदा हुआ है। अगर फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के फासले बढ़ेंगे, तो इसकी बेनिफिशियरी तो हुकूमत होगी ना। इसके बेनिफिशियरी तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। तो कहा जाए कि गंडापुर ने आज शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बहुत बड़ी सियासी मदद की है कि उन्होंने एक दफा फिर फजलुर रहमान को दीवार से लगाया है कि वो पीटीआई के करीब ना आए, और उनके बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल की है कि फजलुर रहमान जो है वो पीटीआई के साथ ना आ सकें। तो दरअसल तो उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी का काम किया है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए आसानी पैदा की है। उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के लिए राह हमवार की है। उन्होंने फजलुर रहमान को मजबूर किया है कि वो हुकूमत के साथ ताउन जारी रखें, क्योंकि पीटीआई तो उनके साथ ताउन करना नहीं चाहती है। तो अब वो क्या करें? अकेले कैसे बैठे रहें? किसी एक तरफ तो उन्होंने जाना है। तो इसलिए मेरे ख्याल में गंडापुर पूरी हुकूमत को
वफाकी हुकूमत को, सदर को, वजीर आजम को, सबको गंडापुर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनको खुसूसी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जो काम वो बहुत कोशिश से कर रहे हैं, वो गंडापुर के एक इंटरव्यू ने कर दिया। और गंडापुर की मैं समझता हूँ कि पिज़राई होनी चाहिए और उन्हें खुसूसी तमगा देना चाहिए हुकूमत को कि वो हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का, शहबाज शरीफ का और आसिफ जरदारी का काम कर रहे हैं और उनको अपना इत्तेहादी समझना चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि गंडापुर को कहीं न कहीं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत केपी में अपना इत्तेहादी समझती है। वो बहुत ही क्रिटिकल मौके पर हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की मदद करते हैं, जो मदद उनकी और कोई नहीं कर सकता। इसलिए जैसे वो आसिम मुनीर के साथ बैठे, जैसे वो ये इंटरव्यू उन्होंने दिया, ये सब वो मदद करते हैं वफाकी हुकूमत की और इससे इमरान खान की सियासत को नुकसान और हुकूमत की सियासत को फ़ायदा होता है। तो मेरे ख़्याल में तो हुकूमत को गंडापुर से खुश होना चाहिए। बाकी जहाँ तक इमरान खान और पीटीआई का ताल्लुक है, वो जाने और गंडापुर जाने। शायद गंडापुर उनके कंट्रोल में नहीं है इस वक़्त, वो गंडापुर के मोहताज हैं। शायद इस वक़्त पीटीआई गंडापुर के मोहताज है, गंडापुर पीटीआई के मोहताज नहीं है। इसीलिए वो ऐसी बातें कर लेते हैं। बर्तानिया में पीटीआई ने एक प्राइवेट जगह पर कुछ अरकान पार्लियामेंट को, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के लिए एक ब्रीफिंग अरेंज की। बहुत शोर था इस ब्रीफिंग का, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले ही इस ब्रीफिंग में से हवा निकाल दी कि ये एक प्राइवेट जगह पर है और ये कोई हाउस ऑफ कॉमन्स की बाकायदा पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग नहीं है, इसकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है। लिहाजा पहले ही ख्वाजा आसिफ साहब इसके गुब्बारे में से हवा निकाल चुके थे। अब मजीद निकल गई हवा जब ये हुआ कि उसमें तो कुछ 10 के करीब ही मेंबरान आए, बाकी आए ही नहीं और वो भी भारतीय लॉबी के मेंबरान थे, जो भारतीय लॉबी के मेंबरान समझे जाते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ समझे जाते हैं, वो आए और कोई न्यूट्रल या कोई काबिल ज़िक्र अरकान पार्लियामेंट इसमें शिरकत नहीं की। पीटीआई के सीनियर मेंबरान अनील मुशर्रफ, साहबजादा जहांगीर इस मीटिंग के अंदर ही ना जा सके। शहजाद अकबर अंदर गए, लेकिन उनको भी मेंबरान के जाने के बाद बात करने का मौका मिला। जुल्फे बुखारी अंदर गए। टेक्निकली ये एक फ्लॉप शो था। तहरीक-ए-इंसाफ को समझना चाहिए कि इस किस्म के शो उसके लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आप समझे ना, इसका उनको कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, कोई बर्तानिया में कोई कामयाब लॉबिंग तो इसको नहीं करार दिया जा सकता। जैसे ऑक्सफोर्ड की चांसलरी का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया, तो उसमें नाकामी हुई, ऐसे ही इस ब्रीफिंग में भी नाकामी हुई। वहाँ भी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जीत गई, यहाँ भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जीत गई। अब सूरत-ए-हाल क्या है? ऐसे इक़दामात से जहाँ पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं होता, उनकी लॉबिंग नाकाम हुई, वहाँ पाकिस्तान के अंदर तलख़ी बढ़ती है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स तो ये समझते हैं ना कि आपने पाकिस्तान पर हमला करने की एक कोशिश की है। आपकी कोशिश नाकाम हो गई है तहरीक-ए-इंसाफ वालों की, लेकिन आपने पाकिस्तान पर और एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करने की कोशिश तो की है और वो कोशिश आपकी बेशक नाकाम हो गई, लेकिन इससे पाकिस्तान में तलख़ी बढ़ती है और पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो समझते हैं कि आप उनके खिलाफ एक बैरूनी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे यूट्यूबर्स के यूट्यूब जो हैं, वो पीटीआई के लिए किसी मदद का बाइस नहीं। वो उसके नतीजे में तलख़ी बढ़ती है और पीटीआई का नुकसान होता है। इसी तरह इस तरह की नाकाम लॉबिंग के नतीजे में तलख़ी बढ़ती है और पीटीआई पाकिस्तान का नुकसान होता है। अमेरिका में जो ऐसी लॉबिंग की जाती है जिसके कोई नताइज नहीं निकलते, जिसके नतीजे में आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आती, कोई रियायत नहीं मिलती, आपका कोई एजेंडा तकमील की तरफ नहीं पहुँचता, बल्कि तलख़ी बढ़ती है। ऐसे इक़दामात से पीटीआई को कोई जो है फिलहाल परहेज बरतना चाहिए। आप देखिए ना, आईएमएफ को आपने खत लिखा, बड़ा शोर था जी, हम आईएमएफ को खत लिखेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो वर्ल्ड बैंक भी $20 बिलियन देने को तैयार है। आपने आईएमएफ के बाहर धरना दिया, कुछ भी नहीं हुआ, आईएमएफ का पैकेज भी हो गया। आप यूएस कांग्रेस में गए, कुछ भी नहीं हुआ, हुकूमत ने उसके खिलाफ बयान दे दिया कांग्रेस की करारदाद के। आप रिचर्ड गर्नेल के ट्वीट कराते रहे, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि रिचर्ड गर्नेल भी चुप कर गया। इन सब कामों से क्या हुआ? इन सब कामों से पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ी और तलख़ी बढ़ी पाकिस्तान में, और आपके बारे में एक तासुर बना कि आप पाकिस्तान के खिलाफ भी काम करते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कल की जो ब्रीफिंग थी उसका भी पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ है। एक तो मज़ाक बना जब अनील मुशर्रफ और साहबजादा जहांगीर बाढ़ कर रहे, जब मीडिया को अंदर नहीं जाना। आप हेयरिंग है, आप ओपनली सबको
सुनाएं। आप यहाँ पे कहते हैं कोई चीज मीडिया से ना छुपाई जाए, आपका मौकफ है यहाँ पर हर चीज मीडिया के सामने खोली जाए, तो आप अपनी ब्रीफिंग भी मीडिया के सामने खोल देते, सारे मीडिया को अंदर जाने देते। वो भी कांग्रेसमैन से अरकान पार्लियामेंट से सवाल कर लेते कि आप यहाँ आए हैं तो आपने क्या देखा है, पता लग जाता आपकी ब्रीफिंग के बाद उनकी राय क्या है। इस खौफ से मीडिया को नहीं जाने दिया गया कि अगर अरकान कांग्रेस ने वहां पे कोई पीटीआई के खिलाफ बात कर दी कि हम इन बातों को नहीं मानते, इनकी इनसे मुत्तफिक नहीं है, तो आपकी ब्रीफिंग में से हवा निकल जाएगी। आपकी दाढ़ी में चोर था, उस चोरी की वजह से आपने वहां ना मीडिया को अंदर जाने दिया, पीटीआई की बड़ी लीडरशिप को भी अंदर नहीं जाने दिया। जो करवा रहे थे वो अपने नंबर बनाना चाहते थे, वो बाकियों के नंबर नहीं। और ये नंबर टांग ग्रुप है, इसने भी पीटीआई को बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक यूट्यूबर्स में नंबर टांग ग्रुप है, एक ओवरसीज का नंबर टांग ग्रुप है जो समझता है कि वही ओवरसीज के किंग है और उन्हें ओवरसीज लॉबिंग का इख्तियार होना चाहिए, बाकी वो किसी को साथ लेकर चलने में तैयार नहीं। इसके नतीजे में पीटीआई ओवरसीज में हमें तकसीम नजर आ रही है, सिविल नाफरमानी नाकामी नजर आ रही है। आप देखें ना, सिविल नाफरमानी से भी पीटीआई को कोई फायदा तो नहीं हुआ, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं और तलखी भी बढ़ी है। उसके नतीजे में बल्कि पीटीआई कमजोर हुई है कि हुकूमत ने कहा कर लो बाइकाट, ताड़े बाइकाट करने से कोई पैसे नहीं रुकते, आपकी इतनी औकात ही नहीं कि आप ये अपील कर सकें। तो मैं समझता हूँ ऐसे कल को वो कहेंगे और कर लें ब्रीफिंग, इस ब्रीफिंग के नतीजे में क्या होता है, तो आप अपने सारे कार्ड्स खेल कर एग्जॉस्ट हो जाएंगे और गवर्नमेंट जो है और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मजबूत पोजीशन में आ जाएगी। ये कोई अच्छी सियासत नहीं है जो तहरीक इंसाफ कर रही है। उन्हें कोई ना कहीं इस सियासत पर अस्सर नौ गौर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि सियासत में सिर्फ वही हमला किया जाता है जो कामयाब हो। नाकाम हमले के बहुत नुकसान होते हैं और वो नुकसान जो है वो आपको बहुत पीछे ले जाते हैं।